सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्कर एसएससी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रिपरेशन टाइम टेबल आपका क्या रहना चाहिए एसएससी सीजीएल के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे आपका स्टडी टाइम क्या होना चाहिए, क्या डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, और इस प्रिपरेशन के अंदर आपको कैसा फोमो क्रिएट होगा जिसको और उसको कैसे आपको टैकल करना है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे बिगिनर्स के लिए मंडे टू फ्राइडे उनका कंप्लीट क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, क्या सोर्सेज उनको फॉलो करने, और सैटरडे संडे उनका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो बिगिनर्स के काफ़ी काम आएंगी, और अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है स्टडी टाइम, अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा, बल्कि अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह आपका माइंड काफ़ी अच्छा वर्क करता है। या कुछ लोग से सुना होगा कि रात को काफ़ी शांति रहती है तो रात को पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये चीज़ वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये चीज़ आपकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। जिसको जो टाइम आपको सूटेबल लगे आपको उसी टाइम ही पढ़ना। जिस टाइम आपका माइंड बेस्ट वर्क कर रहा है आपको उसी टाइम अपना स्टडी करने, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो चाहे वो लेट नाइट हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, क्या डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। ये आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे कुछ लोगों ने स्ट्रेटजी में बता रखा है। कुछ टीचर्स भी कहते हैं कि आपको सीजीएल क्रैक करना है तो इतना कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन, आपको 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए वो है कि आप डेली पढ़ें। डेली इन द सेंस कि अगर हफ्ते में 7 दिन है तो आप मिनिमम उसमें से 6 दिन तो आप स्टडी पे लगाएं। अगर आप 6 दिन में भी, चाहे ज़रूरी नहीं कि आप 8-9 घंटे पढ़े, किसी दिन आपका मन नहीं है तो आप 4 से 5 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली कंसिस्टेंट रह के डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है 10 से 12 घंटे ही पढ़े, आप ईजिली 6 से 7 घंटे, किसी दिन 4 घंटे पढ़ के भी इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट फोमो। जैसे जैसे आप तैयारी के अंदर आगे बढ़ते हैं आप कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन होंगे, या कुछ आप यूट्यूब वीडियो के थंबनेल्स ऐसे बनाए जाते हैं आज के टाइम में जिसमें आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपने अगर वो टॉपिक नहीं किया होता तो आपको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है आपके माइंड के अंदर कि यार ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता और आपके पास एक पीडीएफ्स की भरमार लग जाती है। कोई किसी टॉपिक की पीडीएफ, कोई किसी टॉपिक की पीडीएफ, और आप कवर थोरोली कुछ भी नहीं कवर कर पाते। तो हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट नहीं होने देना। जितना हो सके हम इसको एक एक टैकल करेंगे। और वो आप टैकल कैसे करोगे? आपको टैकल करना है सिर्फ अपना जो कोर्स आपने परचेज़ किया है, या आपने जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका कोर्स है, या आप यूट्यूब से कर रहे जो भी करें, आप एक बार सिर्फ उस पर स्टिक करेंगे। आप उसके अलावा इधर उधर पीडीएफ इन चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपका जो सिलेबस है सिर्फ आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ये पीडीएफ्स इन चीज़ों के चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपका जो सिलेबस है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनसे आप कोर्स परचेज़ करिए या फिर यूट्यूब से पढ़िए। लेकिन ये अलग अलग टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ वो पीडीएफ इन चक्कर में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में पॉइंट आ जाता है वीक सब्जेक्ट को मोर टाइम देना। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने टाइम टेबल बताया आप वही टाइम टेबल फॉलो करिए। इस टाइम टेबल का मतलब यही है सिर्फ बताने का कि आप स्टार्टिंग में एक बार कैसे शुरू कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इस टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स का पता लगेगा, जिसमें आपको एट द एंड करना क्या है कि आप उसको उतना ही टाइम देना। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट्स है तो मिनिमम उसके 3-3.5 घंटे आपको उस सब्जेक्ट को देने ही देने हैं। आप एक टाइम टेबल पे कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। जैसा आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे से मिस हो रही है, इस चीज़ में मैं वीक हूँ, तो हम वैसे ही टाइम टेबल में चेंजेस करते चलेंगे और उस चीज़ को, वो सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे फॉर बिगिनर्स। मंडे टू फ्राइडे ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। ज़रूरी नहीं आप सेम टू सेम फॉलो करें, पर लगभग आपका कुछ ऐसा टाइम टेबल रखिएगा तो आप अच्छे से सारा सिलेबस भी टाइमली कवर कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मैथ। मैथ के अंदर आप देखेंगे तो 7 से 8 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम हमने मैथ को अलॉट किया, क्योंकि मैथ की इंपॉर्टेंस एसएससी के अंदर स्टार्टिंग से रही है। और सेक्शनल टाइम आने के बाद तो मैथ की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्री के अंदर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो सिर्फ स्पीड से नहीं होने वाले, स्पीड के साथ साथ आपको एक अच्छी एक्यूरेसी और एक कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्पीड बना के आप वहाँ 25 क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। तो अगर उसको आप अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी बनानी तो आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको एक अच्छा टाइम मैथ के ऊपर अलॉट करके चलना पड़ेगा। इस 3 घंटे में आप क्या कुछ कवर कर सकते हैं? आपको मान लीजिए आप 2 लेक्चर करेंगे 1-1 घंटे के,
तो आप 2 घंटे तो लेक्चर्स के लगाइए, साथ में 1 घंटे आपको उसकी नोट मेकिंग में या कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया उसको दोबारा जाके देखने में, ये सब में आप इस 3 घंटे लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या सोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे, ज़रूरी नहीं आप यही सोर्सेज फॉलो करें। इसका अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, 5-7 दिन लगाइए, आप अलग अलग टीचर जो यूट्यूब की फील्ड में है 4 से 5 अच्छे टीचर्स, उनकी वीडियोस देखिए। जिस टीचर से आपको अच्छा समझ आता है, जिसकी चीज़ आप ग्रैस्प कर पाते हो, आप उसी टीचर से पढ़िए। मैंने जो सोर्सेज फॉलो किए थे वो थे बुटेश सर से ईवान कोचिंग सर। इन इनसे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था। ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था मैंने इनका कोई भी, मैंने सारी जो मैथ कवर किया वो सारा यूट्यूब से ही कवर किया। इनसे मैंने क्यू सीरीज़ हो गया, अब इनके एफ सीरीज़ जैसे चल रही क्यू से कवर किया था। उसके बाद सेकंड जो आ जाता है मैथ्स मैनिया, अभिषेक सर। ये काफ़ी शॉर्ट और थोड़े टाइम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सिलेबस अगर आपको कवर करना है, मान लीजिए आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस अभी सिर्फ 50-60% हुआ है, तो बाकी का जो सिलेबस है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैथ्स मैनिया से कवर करिए। तो बाकी चैप्टर्स में जो टीचर्स 8-8 घंटे में कराते हैं वो सेम कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट कवर करते हुए सर 3 से 4 घंटे में आपको कवर करवा देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर 30 से 40 मिनट मोर देन इनफ होता है, क्योंकि अगर आपका बेस थोड़ा भी ठीक है कि अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो आप 30 से 40 मिनट के अंदर रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। इसके अंदर आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए डेली का आप 1-2 सेक्शनल मॉक दोगे, तो उसको बाद में आप अच्छे से एनालाइज करिए और उसमें से ढूंढिए कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। जो भी आपके वीक टॉपिक्स होंगे हमें सिर्फ उसके ऊपर वर्क करना है, ना कि हमें पूरा रीजनिंग का सिलेबस कवर करना है। रीजनिंग का सिलेबस कोई इतना रिजिड या टफ नहीं है, वो काफ़ी एक बेसिक सिलेबस है। उसमें से जितने टॉपिक्स हैं उसमें से आपको 60-70% टॉपिक्स पहले से ही बंदे को आते होते हैं, क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स हैं। तो इसलिए आपको अपने वीक टॉपिक्स ढूंढने हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कई बार बंदों को डिफिकल्टी आते हैं, वो वीक टॉपिक्स ढूंढने और उसके ऊपर काम करना है सिर्फ और सिर्फ। उसके लिए ऐसा कोई सोर्स नहीं फॉलो किया था मैंने भी ये किया था, अगर जो भी मुझे कंसेप्ट या फिर जो भी चैप्टर मुझे समझ नहीं आता था, मैं उस चैप्टर का नाम लिखता था यूट्यूब के ऊपर, जो भी मुझे टीचर से समझ या जिस टीचर ने अच्छा करा रखा होता था उससे आपको वो कवर करना। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जैसे आपने देखा है कि इस बार सीजीएल 2025 के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई, तो इस बार इंग्लिश पे हमें अच्छा खासा ध्यान देना है, क्योंकि एसएससी भी अब अच्छा खासा ध्यान इंग्लिश पे दे रही है। इसके अंदर टाइम अलॉट आप देख सकते हैं, 1.5 से 2 घंटा आप दिन का जरूर दीजिए इंग्लिश के ऊपर। इसमें सबसे पहले जो आपको आधा घंटा देना है वो है ग्रामर के ऊपर। ग्रामर आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने अमर सर इंग्लिश इनका प्रॉपर जो यूट्यूब पे फ्री कोर्स है वहाँ से इंग्लिश कवर करी थी, तो आप वहाँ से डेली एक लेक्चर कवर कर सकते हो। और ज़रूरी भी नहीं है आपको वहाँ से करना है। सेकंड जो आपका ऊपर वो है 120 रूल्स। अगर आप 120 रूल कर लेंगे फिर भी मोर देन इनफ आपकी ग्रामर कवर हो जाती है। 120 रूल का आप डेली के 5 से 6 रूल भी रिवाइज करेंगे उसके बाद, तो आप 30 मिनट के अंदर ईजिली कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड आ जाता है कि वो कैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको बाद में आरसी के अंदर उसी सेंटेंस को समझने के अंदर वो कैब आपको बहुत काम आने वाली है। वो कैब का जो मैंने सोर्स फॉलो किया था वो था ब्लैक बुक। मैंने अच्छे से ब्लैक बुक कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी थी, एक अच्छे से उनके वर्ड्स याद किए थे। इसके आपको क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ डेली के 50 OWS, 50 ईडीएम और 50 वर्ड्स आपको याद करने हैं डेली के, और उनको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जो चीज़ आपको अभी से शुरू करनी है, रीडिंग की जो प्रैक्टिस रीडिंग है, ये मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया जाता है कि मेंस के अंदर आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा काम आएगी। लेकिन अगर आप रीडिंग अभी से हैबिट बनाएंगे तो आपको एक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, आप सेंटेंस का मतलब निकाल पाएंगे। अगर आप देखिए जैसे मेरी खुद की तैयारी में मेरा ग्रामर के ऊपर उतना फोकस नहीं रहा, हमेशा से मेरा जो फोकस था वो था रीडिंग के ऊपर, क्योंकि अगर आप समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो एसएससी के अंदर इंग्लिश के जो एरर के क्वेश्चन आएंगे या बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ इतने ईजी आते हैं कि आप सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो डेली की आप रीडिंग की हैबिट बनाइए, चाहे आप 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट कोई नॉवल पढ़िए। न्यूज़पेपर तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है, तो आप कोई भी नॉवल, ईजी नॉवल उठा सकते हैं, वो नॉवल पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फिल्म में इंटरेस्ट है, आप कोई भी नॉवल उठाइए, कोई बुक उठाइए, उसके बारे में पढ़िए। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस में आपका पीके और एस आ गए, उनको अच्छे से पैरा जंबल्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए। क्लोज टेस्ट की बात कीजिए, अगर आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करना अच्छे से सीखना है कि आपको उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, तो आप क्यों इंग्लिश चैनल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप क्लोज टेस्ट की आपको सीरीज़ मिलेगी। 5 से 6 वीडियो आप एक उनको देखिए कि क्या तरीका होता है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का, आपको पहले कैसे पढ़ना है, कैसे आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, ये सब आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, क्लोज टेस्ट की डेली 2 से 3 क्लोज टेस्ट लगाइए, एक से 2 क्वेश्चन आप पैरा जंबल के जरूर अटैम्प्ट करिए। और लास्ट में आ जाता है एक सेक्शनल मॉक इंग्लिश का। जैसे ही आपने मान लीजिए 10-20% आपका सिलेबस कवर होता है, आप सेक्शनल मॉक लगाना जरूर शुरू करिए। सेक्शनल मॉक आपको लास्ट में जाके बहुत फ़ायदा, जितना आप सेक्शनल मॉक इंग्लिश का लगाएंगे, हमें बहुत बार होता है कि हम इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, सारे वो कैब कवर कर लेते हैं, लेकिन स्टिल हमारे मार्क्स नहीं आ पाते।
क्योंकि हम माइंड प्रिपेयर नहीं होता कि वो क्वेश्चंस को देख के ऑप्शन एलिमिनेट करके इंग्लिश के कैसे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। वो सब आप सीखेंगे सेक्शनल मॉक्स के थ्रू। तो डेली का एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाइए। उसके बाद आ जाता है जीके। जीके को आपको मिनिमम 2 से ढाई घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर प्री के अंदर सिर्फ ये है कि आप कट ऑफ क्लियर करेंगे, लेकिन अगर मेंस तक आपको एक अच्छा रैंक लेके आना है, जो आपको पोस्ट चाहिए, उसके लिए आपकी जीके बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ प्री के बाद सिर्फ मेंस की पढ़ाई के टाइम आप जीके को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। जीके को आपको स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से आपको बेस अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आप 2 घंटे मिनिमम, अगर कोई बुक से कवर कर रहे हैं, अगर आपको बुक से कवर करना है तो जो मैंने बीच बीच में फॉलो करी थी वो थी अरिहंत, जो कि मनोहर पांडे सर की बुक है, इससे कवर कर सकते हैं। और जो लेक्चर्स थे वो मैंने करे थे परमार सर से कवर। परमार सर की बुक आती है फैटमैन, आप उससे भी कवर कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया, आप उससे भी ज़रूर कवर कर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे आप इस चीज़ पे दीजिए। और उसके बाद जो मेन पॉइंट आ जाता है जीके का, आप जितने मर्जी लेक्चर्स देख लीजिए, जो मर्जी टीचर या बुक फॉलो कर लीजिए, जब तक आप जीके को रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ना आपको वो जीके याद रहेगी, ना आपके वो, आप एक दिन याद रख लोगे, 2 से 3 दिन बाद आपको वो चीज़ें भूल जाएंगी। पहले आप अच्छे से समझिए, उसके बाद जब डेली का आप मिनिमम जो भी आपने पढ़ा है उसको 15-20 मिनट दे के सारा डेली का डेली रिवाइज़ करिए। अगर हो सके आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं किसी बुक के अंदर उसी टॉपिक के, तो ज़्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन तो आप कम से कम प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको चीज़ें पता लगता है माइंड को कि हाँ भी हमें ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, रिवीजन के अंदर आप यूज़ करिए रिकॉल मेथड। रिकॉल मेथड क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक पेज ले लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है सारे दिन के अंदर, आप उस पेज के ऊपर सिर्फ वो चीज़ें लिखिए। अपने आपने बुक नहीं देखनी, आपने लेक्चर नहीं देखना। जब आपने सब कुछ लेक्चर देख लिया, रिवाइज कर लिया, सब हो गया, उसके बाद एक पेज उठाइए, सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। सब कुछ जो आपको याद है उसके, चाहे 60% याद आ रहा हो, 50% याद आ रहा हो, आप सब कुछ उसके ऊपर लिख दीजिए। क्योंकि अब जब अगली बार आप यही सेम चीज़ करेंगे रिकॉल मेथड, तो जो आप अगर इस बार आप 60% लिख पाए, तो अगली बार आप 70 to 80% रिकॉल कर पाएंगे। यही रिकॉल मेथड है जो आपको आगे जाके एग्जाम में हेल्प करेगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखते ही, अगर आपका रिकॉल मेथड से आपने रिवीजन किया होगा, तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता लगेगा कि इसका आंसर ये था। उसके बाद बात करते हैं हम बिगिनर्स के लिए सैटरडे और संडे को आपको क्या फॉलो करना है। सैटरडे और संडे स्टार्टिंग के अंदर हम थोड़ा लाइट रख के चलेंगे। आप बाद में भी सैटरडे संडे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 5 दिन अच्छे से इतना कवर करते हो तो आप लाइट रख सकते हो। जो सबसे पहले सैटरडे के अंदर मेन आ जाता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर हमने पिछले 4 से 5 दिन के अंदर जो भी लेक्चर्स कवर करे, या जो भी हमारा चैप्टर मान लो परसेंटेज चल रहा है या प्रॉफिट लॉस हमने कवर किया, तो उसके मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन सैटरडे को हमें सॉल्व करने ही करने। उसके अंदर आप कम से कम 3 घंटे, आप मान के चलिए आपके 3 घंटे स्टार्टिंग के अंदर मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो हमें ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़रूरी है। मैथ की प्रैक्टिस हमें बाद में भी हम करेंगे, जो किसी स्टैंडर्ड बुक से आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो आपको मैं यही कहूँगा, जो आप वीडियो से कवर कर रहे थे, आप सेम उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सैटरडे को सॉल्व करिए। जब आपका एक बार चैप्टर थोरोली कवर हो जाएगा, उसके बाद हम कोई आगे बुक की तरफ बढ़ेंगे, जैसे पिनैकल होगी या किरण पब्लिकेशन की बुक आती हैं प्रीवियस ईयर, बाद में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो टीचर ने आपको शीट प्रोवाइड करी है या वीडियो के अंदर आपको करवाए, उसमें से 100-150 क्वेश्चन 5 दिन के अंदर टीचर आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन तो करवाएगा। तो आप उन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करिए, फिर से सॉल्व करिए। उसके बाद आ जाते हैं जीके। जीके के अंदर सैटरडे को फिर से जो 5 दिन के अंदर हमने कवर किया था, जीके के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। हम 1 घंटा लगा के वो 5 दिन के अंदर जो भी हमारे टॉपिक्स कवर हुए थे, हम वो एक बार उनको प्रॉपर गो थ्रू करेंगे। वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश का भी सेम हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। 1.5 घंटा लिखा है मैंने, शायद इससे कम भी लगेगा आपको। स्टार्टिंग में 1.5 घंटा लग सकता है, धीरे धीरे आपको टाइम कम लगेगा। आपको वो कैब और जो रूल्स आपने या फिर ग्रामर वो वीडियो से रूल्स याद किए या फिर 120 रूल से किए, आप ये 2 चीज़ें हमें रिवाइज़ करनी है इस 1.5 घंटे के अंदर। और लास्ट के अंदर आपको सिर्फ एक फुल मॉक देना है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ओनली बोर्ड या फिर टेक्स्ट बुक के जो खुद के लाइव टेस्ट आते हैं, आप एक बार उनसे बचिए, जितना उसके उनको अवॉइड करिए। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक्स के ऊपर ही फोकस करना है। उसके बाद आ जाता है संडे। संडे को आपको कुछ नहीं करना, संडे को सिर्फ एक फुल मॉक दीजिए प्रीवियस ईयर। और जो सैटरडे का मॉक था और जो संडे का मॉक था, इन दोनों को अच्छे से एनालाइज करिए। अपनी एक कॉपी बनाइए, उसके ऊपर जो भी इनकी गलतियाँ थी, जो भी आपको लगा कि या फिर कंसेप्ट में दिक्कत थी, या आपको क्वेश्चन कंप्लीटली ही नहीं आता कि कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं हुआ, या सिली मिस्टेक्स हुई है, उस चीज़ को उस कॉपी के अंदर नोट करिए, उस क्वेश्चन को नोट करिए, उन मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करिए। और बाकी टाइम अपना आप रेस्ट करिए, अपना खेलिए, जाइए बाहर, थोड़ा इन्जॉय करिए। तभी आपका माइंड दोबारा मंडे को फिर से रीसेट होकर अपनी प्रिपरेशन के अंदर लग पाएगा। उसके बाद आ जाती हैं कुछ जो टिप्स और ट्रिक्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले यह कि आप मॉक्स के लिए एक नोटबुक ज़रूर बनाइए। अगर आप नोटबुक बनाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप 10, 20, 50 मॉक लगा लेंगे, तो आपके पास एक
मिनिमम 50-60 पेज की एक ऐसी नोटबुक होगी जिसके अंदर आपको अपने सारी वीक पॉइंट्स पता होंगे। जब भी आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक नहीं आता, आपको पता होगा यार 2 हफ्ते पहले लगाया था तब भी ये टॉपिक नहीं आता था मुझे, और आज भी इस टॉपिक का क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाया, तो आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक मेरा बहुत वीक है और मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। तो इसलिए एक नोटबुक होनी अपने मॉक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर अपनी पूरी वीकनेस, क्या मार्क्स रहे, क्या रैंक रहा, एक एक मॉक का प्रॉपर आप लिख के रखिए। ये हमें स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा यार इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने प्रिपरेशन के अंदर, ये जो आपकी नोटबुक होगी यही आपको एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी लास्ट में जाके, जब आपको अपनी सारी वीकनेसेस वगैरह एक कॉपी के अंदर सब मिल जाया करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है कंसेप्ट क्लैरिटी ओवर रेक्टिफिकेशन। स्टार्टिंग के अंदर हम लोग रेक्टिफिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, वो कैब रट ली, वो कैब का भी मतलब ये नहीं है कि हम, अगर मैंने ब्लैक बुक कवर करी तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम सिर्फ रटे जा रहे। आपको अच्छे से वर्ड को पढ़ना है और उस वर्ड को ट्राई करिए यूज़ करने का। आप बेसिक सेंटेंस क्रिएट करिए उस वर्ड का यूज़ करके, कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा सेंटेंस क्रिएट करना, आप बेसिक कुछ बोलने के उस वर्ड का यूज़ करिए। इससे आपको वो वर्ड का मीनिंग आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आपकी वोकैब सिर्फ रटी नहीं जाएगी, आप अच्छे से उसको अपने माइंड में ग्रैस्प कर पाएंगे कि इस वर्ड का यहाँ यूज़ होता है, इस वर्ड का ये मीनिंग है। बाकी सब जगह भी हमें कंसेप्ट क्लैरिटी, या फिर जैसे रटिफिकेशन में आपके शॉर्टकट मेथड्स आ जाते हैं कि इसका ऐसे करके ऐसे होगा, हमको रट लिया। लेकिन आप जब भी देखेंगे एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे तो 99% ऑफ द टाइम आपकी शॉर्टकट्स आप नहीं यूज़ कर पाते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, आप रिपीटर हो तो बात अलग है, लेकिन एक बिगिनर बंदा कभी भी वो शॉर्टकट्स नहीं, क्योंकि वहाँ प्रेशर इतना होता है कि बंदा अपने बिल्कुल से बिल्कुल बेसिक मेथड के ऊपर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है। तो इसलिए हमें कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी बनानी है, हम रट्टाफिकेशन, ये शॉर्टकट ट्रिक्स, इनसे थोड़ा दूर रहना है और हमने कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर काम करना है। चाहे जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ, रीजनिंग, सब के ऊपर हमें अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है कंसिस्टेंसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ये नहीं है कि आपको 7 के 7 दिन पढ़ना ज़रूरी है या दिन के 10 से 12 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी है कि हमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। किसी दिन आपका बिल्कुल मन नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप 1 से 2 घंटा पढ़िए, सिर्फ बेसिक कुछ भी रिवीजन करिए, बस ख़त्म। बात यह है कि अगर आपको 3 से 4 दिन का गैप नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप 3 से 4 दिन का गैप डालोगे तो आपको खुद को बाद में महसूस होगा कि यार शायद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर आ गया हूँ मैं। कभी भी हमें इतना लंबा गैप नहीं रखना है बीच में, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो बात अलग है। सिर्फ ये 1 से 2 घंटे पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि माइंड उस लूप के अंदर बना रहता है कि आपको पढ़ाई करनी है, और वो चीज़ अगर आपकी बनी रहेगी तो आप आगे अच्छे से उस चीज़ को कवर करते रहेंगे और अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। अगर आपने बीच बीच में गैप्स डालने शुरू कर दिए तो ना अच्छे से सिलेबस हो पाएगा, ना प्रैक्टिस हो पाएगी, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब प्री का एग्ज़ाम आ गया और आपका फिर से स्कोर वही 120 125 पे रह गया। उसके बाद आ जाता है मॉक्स का स्कोर। स्टार्टिंग में हम लोग देखिए, एक तो पहली बात मॉक्स मैंने इसलिए यहाँ रखा है कि आप मॉक्स, जब आपका 30 से 40% सिलेबस हो गया तो आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन जब आप खुद सोचिए, अगर आपका सिलेबस ही 30 से 40% है तो आप मॉक्स के अंदर 150 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर आपको 150 मार्क्स सिर्फ बंदे के तब आते हैं जिसका 100% सिलेबस कवर हो, एक अच्छी प्रैक्टिस हो, फिर जाके 150 मार्क्स स्कोर हो पाता है। तो कभी भी हमें मॉक्स के स्कोर को अपने दिल पे नहीं लेना। आप मॉक्स का सिर्फ, चाहे सेक्शनल लगा रहे हो चाहे आप फुल मॉक लगा रहे हो, उसको सिर्फ एक प्रैक्टिस के तरीके से लेके चलिए। अगर आपका आज 50% सिलेबस है और आपका 100 नंबर आ रहे हैं, तो जब आप 2 महीने बाद आप देखेंगे, 1.5 महीने बाद आप देखेंगे, तो आपका वही स्कोर है वो 130 135 पे होगा, क्योंकि आपने सिलेबस कवर किया, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी। वो मॉक्स सिर्फ इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस बने और आपको एग्ज़ाम के अंदर बैठने का जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, आप उस चीज़ को फ़ील कर पाए और उस चीज़ को टैकल करना सीख पाएँ। तो कभी भी जो मॉक्स के स्कोर है, इनको कभी भी आपको दिल पे नहीं लेना। सिर्फ अच्छे से अपने मॉक्स के स्कोर को नोट करिए। धीरे धीरे जब आप 20 मॉक लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस जो है आपकी वो इम्प्रूव हो रही है। सो नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप बिगिनर नहीं हैं, सो बिगिनर के अंदर आ जाता है कि कौन बिगिनर नहीं है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपने 4 से 5 महीने पहले तैयारी शुरू करी थी और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपकी एक बार अच्छे से सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, कुछ क्वेश्चंस आपने लगा लिया, आप मॉक देना स्टार्ट कर चुके हैं। और दूसरे बिगिनर कौन नहीं है, जो है रिपीटर्स, जिन्होंने CGL 2025 भी दिया था, या तो आपका क्लियर नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गया, या फिर जो आपको पोस्ट चाहिए थी वो नहीं मिली, वो है। ठीक है, तो ये दो जो कैटेगरी है बच्चों की, इनको ये सिर्फ 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप कहीं भी कुछ भी मत करिए, सिर्फ आप ये 3 चीज़ें करिए और इस बार आप इजीली एग्ज़ाम अपना क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है रिवीजन। अगर आप खुद देखेंगे, अगर आपका पिछली बार एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ तो कहीं ना कहीं रिवीजन के अंदर आपके ज़रूर कमी रही होगी। आपको एग्ज़ाम के अंदर ही बैठे फील हो गया होगा
कि ये क्वेश्चन यार कहीं तो देखा था लेकिन अच्छे से रिवाइज नहीं किया उस टाइम, ये टॉपिक अगर किया होता तो शायद आज ये क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाता, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको धुंधला धुंधला याद रहेगा, आ रहा होगा कि कहीं तो पढ़ा था। वो सिर्फ उसकी एक ही वजह कि आपके अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाई थी। तो इस बार जो मैक्स फोकस करना है प्री के टाइम से वो है रिवीजन। अगर आपने एक बुक मान लीजिए आपने फैटमैन कवर कर लिया, फिर परमार सर का कोई कोर्स पूरा कर लिया, या फिर कोई भी बुक से आपने एक बार पॉलिटी कवर कर ली मान लीजिए, तो आप जितनी बार उसको रिवाइज कर पाएंगे, 3 बार 4 बार, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। रिवीजन ये नहीं आपको सिर्फ 1 से 2 बार, जितनी बार आपको टाइम लगे, जितना बार आप मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं उतनी बार आप रिवीजन करिए। चाहे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए भी ये सेम चीज़ रहेगी कि जितना हो सके मैक्सिमम आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। रिवीजन ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर हम सिर्फ इस टाइम प्रैक्टिस पे फोकस कर देते हैं, कंसेप्ट्स को पीछे छोड़ आते हैं, यहाँ में उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उस चीज़ के अंदर हमें अच्छे से रिवीजन करनी है। और जो मैथ की रिवीजन की है वो आप लोग, मैंने अपनी वीडियो बना रखी है कि मैंने CGL 2025 के अंदर 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर किया था। आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि आपको मैथ की रिवीजन कैसे करनी है, क्योंकि हम बाकी सब्जेक्ट्स की रिवीजन हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं, बुक खोली रिवाइज कर लिया, वो कैब की बुक खोली रिवाइज कर लिया। मैथ की स्पेसिफिक रिवीजन हमें कैसे करनी है वो आप मेरी उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसके बाद आ गया वीक एरियाज़। कुछ क्वेश्चंस आपने मैथ रीजनिंग में भी देखा होगा कि जो आपके, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, जब आपके मॉक्स के अंदर स्कोर कुछ कंसेप्ट्स होंगे या कुछ चैप्टर्स होंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, उसमें आपका क्वेश्चंस आप नहीं सोल्व कर पा रहे होंगे। और क्या आदत होती है हमारी कि हम उन टॉपिक्स को अवॉइड करते रहते हैं। हमें उन टॉपिक्स वीक एरियाज़ को अवॉइड नहीं करना है, हमें जितना हो सके उतने मॉक्स देने हैं, अपने वीक एरियाज़ को ढूंढना है और उनके ऊपर काम करना है। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीक एरियाज़ हम सबको पता होते हैं कि मेरा ये चैप्टर वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, लेकिन दिक्कत आती है कि हम उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते। आप उसके ऊपर अच्छे से काम करिए। अगर आपको मान लीजिए आपका ज्योमेट्री वीक है, तो ज्योमेट्री को चाहे आपको 10 दिन लग जाए अब से, लेकिन आप ज्योमेट्री को अच्छे से पूरा कंप्लीट कवर करिए और उसके बाद मिनिमम उसके 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व करिए। तब जाके आपको वो वीक एरिया एक स्ट्रॉन्ग एरिया में बन पाएगा, और तभी ही आप इस बार जो बाकी स्टूडेंट्स आएंगे उनके ऊपर एक एज क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपका वीक एरिया ही आपने वीक ही छोड़ दिया तो आप मान के चलिए आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे और आप फिर से वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है पॉइंट मॉक्स एंड एनालाइज करना उसको। मॉक्स एनालाइज का क्या है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया और जो रिपीटर्स है, आपको जो अपना दिन का मैक्सिमम टाइम है वो सिर्फ इन 2 चीज़ों में देना है। जितने हो सके सेक्शनल मॉक लगाइए, जितने हो सके फुल मॉक लगाइए, आप प्रीवियस ईयर मॉक लगाइए, डेली जो लाइव मॉक आते हैं सैटरडे संडे को आप वो लगाइए। आपको जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगा पाओगे, और जितना सिर्फ मॉक्स लगाने नहीं है, उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना। आप डेली के 2 मॉक लगा रहे हो तो आप दोनों मॉक को अच्छे से एनालाइज करिए। जो बिगिनर के लिए था, आपने अभी भी नोटबुक लगाई होगी, उस नोटबुक में अच्छे से नोट करते चलिए कि क्या गलतियाँ हो रही है, नेक्स्ट मॉक में आप वो गलतियाँ ना दोहराएं। आपको, आपके पास अच्छा खासा टाइम है क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा हम गलती करते हैं वो सिली मिस्टेक, वो भी आपका सही होगा मॉक से। जब आप देखेंगे कि यार ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन में हल्की सी सिली मिस्टेक कर दी, या लास्ट में डिवाइडेड बाई 2 लिखा था, हाफ पूछा था, हाफ पढ़ना भूल गया, ये चीज़ें आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो मेन एग्जाम जब आएगा तब उसमें आपका माइंड वर्क कर पाएगा वैसे। इसलिए अच्छे से एनालाइज करिए, अच्छे से अपने वीक एरियाज़ के ऊपर फोकस करिए, उनको स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में बदलने का ट्राई करिए, और रिवीजन के ऊपर मैक्सिमम फोकस करिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए इस चैनल के ऊपर। थैंक यू।